नमस्कार। आज हम कक्षा 9 से कृतिका भाग 1 के अंतर्गत पाठ 2 रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे, जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी है। इस एकांकी का उद्देश्य है स्त्री शिक्षा का समर्थन करना। जिस समय यह एकांकी लिखी गई, हो सकता है उस समय समाज में ऐसी स्थिति हो जब लोग स्त्री शिक्षा का समर्थन न करते हों। लेखक ने रामस्वरूप जैसे पात्र द्वारा स्त्री शिक्षा का महत्व प्रतिपादित किया है। इसमें उमा जैसी मुखर युवती के माध्यम से ऐसे लोगों को सचेत किया है जिनके मन में नारी जाति के लिए आदर सम्मान का कोई भाव नहीं होता। गोपाल प्रसाद जैसा अधेड़ आयु का व्यक्ति जो सोचता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां बहू बनने के योग्य नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के चरित्र का पर्दाफाश करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है। नारी उन्नयन का एकमात्र मार्ग यही है कि उमा जैसी युवतियां समाज में आगे आएं, गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे लोगों के मुंह पर शब्दों का ऐसा तमाचा लगाएं कि फिर कभी कोई नारी का अपमान और उनकी शिक्षा का विमर्थन करने का साहस न करे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का सार। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे धजे कमरे में खेला गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए हुए पड़ी है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है, जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वॉडर उसके सामने लाकर सब रख दिया है। वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अब ये उस समय की बात है जिस समय स्त्री शिक्षा को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाता था और ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को विवाह में आने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लोग स्त्री शिक्षा के विमुख थे, विमर्थन करते थे उसका। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर में आने वाली बहू अधिक पढ़ी लिखी हो। इस प्रकार स्त्री शिक्षा के और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है। वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटकता है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं,
अच्छा तो साहब, बिजनेस की बात की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं वह तो आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर जन्म पत्रियों के मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए। अब देखिए, उस समय में लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर में आने वाली पुत्रवधू अत्यधिक पढ़ी लिखी हो। इस प्रकार समाज था और उस समाज से पता चलता है कि लोग, उनकी विचारधारा किस प्रकार की थी और वो स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं देते थे। मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए आई तथा हाथ में पान की तश्तरी लिए हुए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा। रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है। जैसे ही उमा उस लड़के को देखती है तो वह उसे पहचानकर तुरंत गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग, सिलाई के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। उमा हल्की और मजबूत आवाज में, मैं क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। उमा, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, हाँ पढ़ी हूँ, बीए पास किया है। मैंने ना कोई चोरी की और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और
उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। बाबूजी, मक्खन। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी, यह शीर्षक इस एकांकी का बिल्कुल सार्थक और व्यंग्यात्मक शीर्षक है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मेरुदंड है और उसे सुंदरता प्रदान करता है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, ठीक उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी से पाठ के आधार पर यह पता चलता है कि शंकर व्यक्तित्वहीन है, उसका स्वयं का कोई सम्मान नहीं है। उमा जैसी कुशल शिक्षित युवती के साथ विवाह करने को वह तैयार हो जाता है, अपने पिता के विचारों का विरोध करता और स्त्री शिक्षा का समर्थन करता। तब कहा जाता कि हाँ, वह भी सार्थक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एकांकी की विषय वस्तु इसके नाम के अनुरूप है। जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी। आज हमने इसका भाग 1 का अध्ययन किया है। इसका आगे का भाग आपको भाग 2 के अंतर्गत प्राप्त होगा। धन्यवाद।